नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी के साथ-साथ हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो टीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और खासकर यूपीएससी के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सी यूज़फुल टिप्स, बहुत सी यूज़फुल एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मैं आपको लेक्चर रोज़ दे रहा हूँ, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ठीक-ठाक लग रहा होगा। अगर ठीक-ठाक लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है? तो आज जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे कि कॉलोनियल सिटीज़ में बॉम्बे जो है, हमारा प्यारा बॉम्बे, जिसको अब हम फिर से मुंबई कहने लगे हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉम्बे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉम्बे हर इंसान का ड्रीम होता है कि वो बॉम्बे जाके घूमे, बॉम्बे जाके रहे, ठीक है? लेकिन किस तरह से क्रोनोलॉजिकली ये बॉम्बे डेवलप हुआ, लोग यहाँ किस तरह से आए, क्योंकि शुरुआत में देखा जाए तो ये 7 छोटे-छोटे आइलैंड्स में बँटा हुआ था। बाद में अगर हम देखें तो इनको जोड़ा गया और जोड़ा किसने? अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ, ठीक है? और उसके बाद फिर धीरे-धीरे यहाँ पर व्यापार बढ़ता चला गया, व्यापार बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी और इस वजह से धीरे-धीरे ये अंग्रेजों की ही नहीं बल्कि आज भी भारत की एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है। तो देखते हैं चरणबद्ध तरीके में कि किस तरह से स्टेप वाइज़ जो है ये बॉम्बे शहर का निर्माण होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा या कमेंट में आपको लगता है कि कोई चीज़ सुधारनी है तो प्लीज़ उसका स्वागत है। बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर जो बच्चे 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ द बॉम्बे वाज़ कंसोलिडेटेड, ठीक है? हाउ द बॉम्बे वाज़ यू कैन से कि किस तरह से बॉम्बे का निर्माण किया गया। बॉम्बे को आज हम फाइनेंशियल रूप में देखते हैं, तो किस तरह से देखेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ें यही है और बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए, बॉम्बे की अगर बात करें, मैं आपको एक पूरा जिस्ट दे रहा हूँ इस पूरे लेक्चर का। बॉम्बे की अगर हम बात करें, तो बॉम्बे 7 अलग-अलग छोटे-छोटे टापुओं का क्या था? एक एरिया हुआ करता था, ठीक है? अब ये जो शुरुआत में जो एरिया हुआ करता था, इस एरिया में राजे रजवाड़ा और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र वाला रीजन था और मराठा कन्फेडरेसी यहाँ पर जो है काफ़ी प्रबल हुआ करती थी, ठीक है? मुगलों के समय में। लेकिन इसके पहले भी अगर हम देखें प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 3rd 4th सेंचुरी में भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। क्योंकि एक तो मौर्यन पीरियड में, दूसरी बात प्रभावती गुप्त ये जितने भी यूपीएससी और टीजीटी वाले लोग हैं, वो प्रभावती गुप्त का नाम जानते हैं, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, गुप्त वंश का राजा था, इसकी बेटी थी और इसकी जो शादी हुई थी, वो वाकाटक रूलर के साथ हुई थी और ये कहाँ के थे? ये आज के समय में महाराष्ट्र के जो है रूलर हुआ करते थे। तो देखिए ये शुरू से ही काफ़ी लग्ज़रियस जो है प्लेस रहा है, ठीक है? ऐतिहासिक दृष्टि से देखें और उसके बाद फिर यहाँ पर पोर्चुगीज़ आते हैं, पोर्चुगीज़ फिर यहाँ पर अपना केंद्र बनाते हैं, बनाने के बाद फिर गोवा वगैरह जितने भी एडजेसेंट एरिया उन पर कब्ज़ा करते हैं और इस तरह से धीरे-धीरे बॉम्बे सुर्खियों में चला आता है। लेकिन बॉम्बे को वास्तव में बसाने का जो क्रेडिट आता है, वो आता है जेराल्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑंगियर। इस ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया था जॉब चारनाक, इसको कलकत्ता बसाने का जो है क्रेडिट जाता है। तो ये दोनों नाम आपके एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इनको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? लेकिन अंग्रेज़ों के समय में ये किस तरह से डेवलप हुआ? एक्चुअली शुरुआत में ये पोर्चुगीज़ कॉलोनियल सिटी हुआ करती थी। लेकिन 1661 और 62 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पोर्चुगीज़ जो किंग था, पोर्चुगीज़ किंग की बेटी की शादी, डॉटर की शादी ब्रिटेन के प्रिंस जॉर्ज सेकंड के साथ हुई।
तो बॉम्बे वाला जो इलाका था वो पोर्चुगीज ने दहेज में एज ए डाउरी दे दिया था ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने, जो किंग जॉर्ज थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, रेंट पर बॉम्बे शहर दे दिया था। तो दिस इज समथिंग अबाउट द बॉम्बे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन राइट डाउन दीज important इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे किस तरह से बंगाल का वो सॉरी बॉम्बे का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि इस तरह से 7 आइलैंड के बारे में बात कही गई है। और उसके बाद फिर बॉम्बे किस तरह की कमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मैंने अभी तक आपको चीजें बताई वो जिस्ट में यहाँ पर इसी तरह से लिखी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे में के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी गई है, और उस जानकारी में मैं आपको बताता हूँ कि बॉम्बे ट्रेड के लिए जो है किस तरह से फेमस हुआ। एक्चुअली क्या था कि ये जो इंग्लैंड वाले थे, ये जो ब्रिटिश थे, ये ओपियम की खेती, वो सॉरी, व्यापार किया करते थे। ये ओपियम का जो ट्रेड हुआ करता था ये चाइना से हुआ करता था। लेकिन भारत में भी ओपियम की जो सप्लाई होती थी वो मालवा यानी राजस्थान वाले रीजन से, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं मिडिल इंडिया वाले रीजन से, राजस्थान वगैरह वाले रीजन से इसकी ओपियम की जो है सप्लाई हुआ करती थी। अच्छा, अगर हम भारत के मानचित्र पे देखें तो भाई यहाँ पर बॉम्बे है। बॉम्बे क्या है? कोस्टल एरिया है। अब कोस्टल एरिया से क्या, हर जगह के लिए तो समुद्री मार्ग है। इधर चाइना भी समुद्री मार्ग पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर डेवलप हो चुका था, इंटरनेशनल ट्रेड का जो है एक ये सेंटर हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पर जब ट्रेड सेंटर बना, तो ट्रेड ट्रेड सेंटर बनने से मैंने आपको हमेशा बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो कौन लोग आएंगे? ज्यादा से ज्यादा भारतीय आएंगे, जो जिनका धंधा इन लोगों ने बंद करवा दिया था, जिन किसानों की खेती इन्होंने बंद करवा दी थी, मजदूर बनाने पर इन सारे अंग्रेजों ने जो है उनको मजबूर कर दिया था। वो सारे लोग फिर धीरे धीरे कहाँ माइग्रेट होके आएंगे? बॉम्बे में माइग्रेट होके आएंगे। अब यहाँ पर पहले से ही जो भारतीय रह रहे हैं, और वो सारे भारतीय जो ट्रेडिंग में लिप्त है अंग्रेजों के साथ, उनका दबदबा है। और ये सारे लोग अमीर भी हैं। ठीक है, अब इनमें पारसी आ जाते हैं, मारवाड़ी आ जाते हैं, कोंकणी मुस्लिम्स आ जाते हैं, गुजरातीज आ जाते हैं। पहले भी हम, जब मैं आपको जो है मद्रास के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। तो वहां पर जाति को लेकर यानी कास्ट को लेकर, कैटेगरी को लेकर अलग अलग एरियाज बटे हुए थे। और कास्ट को लेकर तो सर्विस एरिया भी बटे हुए थे, कौन कौन से कर, जैसे गुजराती बैंकर हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया करते। ये सारा मैंने मद्रास वाले में आपको बताया, तो प्लीज एक बार उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पहले जो प्रॉस्परस इंडियन थे उन लोगों का दबदबा था, और इन्हीं लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं रिक्रूट किए जाते थे गरीब भारतीय। भारतीय गरीब थे, सस्ती मजदूरी थी, इसलिए ट्रेड की जो एक्टिविटीज थी वो दनादन हो रही थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने भी सोचा कि भाई यहाँ ये ट्रेड सेंटर है, बहुत बड़ा है, इससे जो है हम कहते हैं मिडिल ईस्ट में भी जा सकते हैं, इससे हम चाइना में भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, है ना, साउथ अफ्रीका की तरफ भी जा सकते हैं। एक्चुअली ब्रिटेन की तो सूरज कभी ढलता नहीं था, सारे लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड सेंटर होने की वजह से बॉम्बे है, बॉम्बे को कंसोलिडेट किया गया, 7 टापुओं को मिला दिया गया, और अंग्रेजों के प्रयास से यहाँ पर एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर यहाँ पर एक चीज और उदाहरण दी गई है कि किस तरह से बॉम्बे का और इसको ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया। आप जब इस बुक 3 का जो पहला चैप्टर है, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उसमें आप जब सुनेंगे मेरा लेक्चर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1861 में, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर हो जाती है। ये आपके सारे सिविल सर्विसेज के लिए, टीजीटी, ये पीजीटी, यूसीयूटी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सिविल वॉर हो जाती है। अब सिविल वॉर लगभग 4 साल चलती है, 1865 तक चलती है। लेकिन ये 4 साल जो थे, इन 4 सालों में जो कॉटन की डिमांड थी, जो कभी प्रोक्योर की जा रही थी अमेरिका से, वो अब अमेरिका से ना करके कहाँ से की जा रही थी? इंडिया से की जा रही थी। और इसी समय जो है क्या हुआ, कॉटन बूम आया था इंडिया में। यहाँ के जो खेतिहर हुआ करते थे, जो मजदूर, सॉरी, जो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, वो कॉटन वो बो के, ठीक है,
इतने कॉटन की खेती कर रहे थे कि उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब कॉटन की शॉर्टेज हो गई, तो यहाँ पर इंडियन कॉटन की डिमांड जब बढ़ती है तो वो बॉम्बे आती है, और बॉम्बे से फिर कहाँ चली जाती है, यूरोप में चली जाती है। एक चीज और देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1869 स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल की अगर हम बात करें, ठीक है, इजिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इजिप्ट, ये मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ती है, रेड सी से जोड़ती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1869 में जो है ये बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है स्टैटिक जीके का जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो सुएज कैनाल के बनने से क्या होता है कि अब जब इंटरनेशनल हम जो है मैप को देखते, तो यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, ये ईरान इराक हो गया, फिर यहाँ पर जो है इस तरह से साउथ अफ्रीका हो गया, ये पर्शियन गल्फ आ जाती है। अब यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ से ये कैनल चली है, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे मिल जाती है। तो अब क्या हुआ कि यूरोप में डायरेक्ट सुएज कैनाल का यूज करके क्या होता था, यहाँ से बॉम्बे से सामानों का निर्यात और आयात किया जाता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इतने बिजी एरिया होने के कारण बॉम्बे को क्या कहा जाने लगा, अब्स प्राइमा इन इंडिस। इसका मतलब है, आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको बंबई इतना भा चुका था कि उन्होंने कहा कि भाई बंबई तो जो है इंडियन मर्चेंट का एक स्वर्ग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये कोट याद रखिएगा कि क्या कहा जाता था इस कोट को, ठीक है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल एंड द this was just like a haven for the traders and the merchants of the European countries as well as the Indian countries, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ट्रेड बढ़ता चला गया, इकोनॉमी ग्रो होती चली गई, और जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो क्या आएगा भैया, पैसा। जब पैसा आएगा तो आपको अपनी शान और शौकत दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? पहली बात तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन ऐसे हुआ करते थे, लेकिन बंबई की बात ही कुछ और है। बंबई में क्या हुआ कि यूरोप में उस समय जो आर्किटेक्चर की स्टाइल चल रही थी उसको अपनाया गया। और ये जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी, इसमें बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो है कहते हैं, आज जब भी आप मुंबई चाहिए, वहां की जो क्लासिकल बिल्डिंग देखेंगे, वो आप समझ लीजिए कि यही जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, याद कर लीजिएगा। उस समय जब भी आप जो है, चाहे शिवाजी टर्मिनस को देखिएगा, चाहे जो है कि कहते हैं एल्फिस्टन सर्कल को देखिएगा आप, चाहे जो है कि कहते हैं पुलिस मुख्यालय देखिएगा मुंबई का, वो सब यूरोपियन ढंग से बनी थी। क्यों बनी थी भैया? क्योंकि ट्रेड एक्टिविटीज ज्यादा थी, पैसा लोगों के पास था। और मुंबई को डेवलप करने का और ये नए आर्किटेक्चर लाने का ब्रिटिशर्स का भी क्या माइंडसेट था? पहला माइंडसेट ये था कि वो ये चाहते थे, ठीक है, वो ये चाहते थे कि यूरोपियन पैटर्न को इंडिया में लाया जाए, आर्किटेक्चरल पैटर्न को इंडिया में लाया जाए, ठीक है। और वो ये चाहते थे कि उनको, ये जो एक एलियन कंट्री उनके लिए थी, भाई भारत से उनका दूर दूर तक का उनके पुश्तों का संबंध नहीं था। अब कॉलोनियल स्टेट उन्होंने बना लिया है, तो यहाँ पर तो देखा जाएगा कि भाई किस तरह से ये तो दूसरे लोगों की कंट्री है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाए कि हमें इंग्लैंड की ब्लेंड मिले। तो पहली जो चीज चीज थी कि उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर इसलिए बनवाए यूरोपियन स्टाइल में, आर्किटेक्चर इसलिए बनवाए ताकि उनको अपने देश की कोई कमी महसूस ना हो, उनको ये लगे कि हम इंग्लैंड में ही बैठे हुए। दूसरी क्या चीज थी यूरोपियन स्टाइल लाने से? उनकी सुपीरियरिटी, क्योंकि भाई यहाँ पर तो अलग तरीके के स्ट्रक्चर हुआ करता था आर्किटेक्चर, तो उनको दिखाना था कि देखो, आई एम मॉडर्न, और मैं तुमको नई तरह की बिल्डिंग दे रहा हूं, इसलिए मैं सुपीरियर हूं। और तीसरी क्या चीज थी कि उनको ये जताना था कि हम ब्रिटिश हैं, हम मॉडर्न हैं, ठीक है, और तुम लोग क्या हो, तुम लोग पिछड़े लोग हो, बैकवर्ड लोग हो, ठीक है, मॉडर्न नहीं हो। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ये भूल गए कि जब पहली बार जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था ना,
तो वो गिड़गिड़ाते 8 दिन जहांगीर के दरबार के बाहर खड़ा रखा था उसको, और कहा था कि बेटा अभी रुक जाओ, महाराज जो हमारे जो है बिजी है ना। और गिड़गिड़ाते हुए जहांगीर से कहा था कि साहब थोड़ी सी जमीन दे दो, थोड़ी सी जमीन दे दो, ताकि हम यहाँ पर अपने एक गोदाम बना लें, कि सामान को यहाँ से चढ़ा लें और सामान को यहाँ पे उतार दें। लेकिन ब्रिटिशर्स ये भूल चुके थे कि जिस शान और शौकत को देखकर उनकी आंखें चुंधिया जाती थी, आज उसी को वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। खैर, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, वो ये जरूर याद कर लें कि व्हाट वाज द प्राइम कॉज टू डेवलप यूरोपियन आर्किटेक्ट। और जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो सारे ये क्लॉज अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी नोट्स में नोट कर लेंगे, क्योंकि मल्टी ऑप्शन जितने दिए जाएंगे उनमें से आपको मोस्ट सुटेबल चूज करना होगा ऑप्शन। तो क्या वजह थी, क्या वजह ये थी कि उनको अलग दिखना था, या क्या वजह ये थी कि उनको सुपीरियरिटी शो करनी थी, क्या वजह ये थी कि उनको ये दिखाना था कि हम अंग्रेज हैं और तुम भारतीय। तो इस तरह से प्लीज आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आर्किटेक्चर तो बनने लगे, लेकिन देखते हैं कि आर्किटेक्चर में हमें चीजें क्या मिलती हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बंगाल के एक टिपिकल बंगला, ये टर्म याद रखिए, ये हिंदी टर्म है, बंगाली टर्म है बंगला, जिसमें थैच्ड रूफ हुआ करती है। और आप यहाँ देख रहे हैं, ये जमीन से कुछ ऊपर बना हुआ है, चारों तरफ वरांडा बना हुआ है, उसके बाद रहने की जगह कमरे बने हुए हैं। ये जो थैच्ड होते हैं ना, ये जो छप्पर होते हैं ना, हमारे यहाँ तो छप्पर कहा जाता है लखनऊ में। ठीक है, इस पर जब सनरेज पड़ती है तो ये गर्म ज्यादा नहीं होते। और उसके बाद छाया, पूरा एक लंबा कॉरिडोर दिया गया है। यानी इस तरह के जो बंगले हुआ करते थे, इसको अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया, क्योंकि आप यहाँ पर आराम से टहल सकते हैं, गर्मी नहीं लगेगी आपको। और ट्रॉपिकल एरियाज में जो है, क्या कहते हैं, सेमी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो है अंग्रेजों को बड़ी गर्मी लगा करती थी। तो उन्होंने बंगला जैसा टर्म उधार लिया और उसको क्या बना दिया, बंगलो बना दिया। ठीक है, बहुत सारे जो है जो टर्म्स हैं वो हिंदी टर्म को अंग्रेजी में चेंज किया गया है। इसीलिए इसीलिए जब आर्यन की माइग्रेशन थ्योरी हम लोग जब पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि बहुत सारे संस्कृत के वर्ड यूरोपियन वर्ड में कन्वर्ट किए गए। लेकिन जो जॉन मिल था, सॉरी जॉन विलियम, उसने ये कहा कि यूरोपियन जो शब्द हैं वो संस्कृत से मिलते हैं, यानी संस्कृत के शब्द बारो किए गए हैं कहाँ से, यूरोपियन शब्द से। इसलिए आर्यन कहाँ के थे, यूरोप के थे। एनीवे, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी जो है पीजीटी के लिए स्पेशल जो है हिस्ट्री का सिलेबस और उसका एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज स्टे ऑन माय चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बंगला जैसा कंसेप्ट आ गया, ये बड़े बड़े बंगलों बनने लगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इन्होंने क्या बंगला से वो लिया, इन्होंने लिया कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पहले देखा है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद वरांडा, ताकि धूप पूरी तरह से कमरों में ना जाए, और चीज कैसी रहे, ये चीज रहे मस्त बिल्कुल, जहां पर किसी भी तरह की गर्मी ना हो। अब इन्होंने अपने आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग्स थी उनमें अलग अलग शैलियों का, अलग अलग आर्किटेक्चर स्कूल्स का जो है प्रयोग किया। पहला जो आर्किटेक्चर था वो नियो क्लासिक पर था। अब आप कहेंगे भाई ये नियो क्लासिक क्या होता। ठीक है, नियो क्लासिक की अगर हम बात करें, तो नियो क्लासिक आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था जो आपके जो है क्या कहते हैं 18 19 सेंचुरी में डेवलप हुआ था। और ये कहीं ना कहीं एंशियंट ग्रीक, ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, वहां से बोरो किया गया था, जिसमें बड़े बड़े जो है खंभे हुआ करते थे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और खंभों के पास एक कॉरिडोर हुआ करता था। इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, इसको क्या कहा गया, नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर कहा गया। और ये हमको याद दिलाता है कि जो रेनेसॉ हुआ, रेनेसॉ का मतलब क्या है, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण जो आपका हुआ था 14 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, 14 सेंचुरी लास्ट की अगर हम बात करें, अर्ली 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी में। और ये रेनेसॉ जो शुरू हुआ, ये कहाँ शुरू हुआ, ये इटली में शुरू हुआ। रेनेसॉ का मतलब पुनर्जागरण, यानी आर्ट के द्वारा,
आर्किटेक्चर के द्वारा, ठीक है, स्कल्पचर्स के द्वारा लोगों के मन में जो है एक पुनर्जागरण की भावना जगाने की कोशिश की, उनको अवेयर किया गया कि अब जो मोनार्क हैं इनसे हमको जो है क्या कहते हैं अपने अधिकारों को लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो न्यू क्लासिकल स्टाइल था, ये एंशियंट रोम की जो है याद दिलाया करता था और यूरोपियन रिनेसां का एक प्रतीक हुआ करती है, इसलिए इस आर्किटेक्चर को जो है अडॉप्ट किया गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का उदाहरण है। आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि टाउन हॉल आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर को दिखाता है। टाउन हॉल हो गया, एल्फिस्टन जो है टावर हो गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके बहुत सारे चर्चेस दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से भूलिएगा नहीं, टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे इज जस्ट द एपिटोम ऑफ न्यू क्लासिकल एज, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या बोरो की गई, अब दूसरी चीज आर्किटेक्चर में क्या लिया गया, वो था भाई अच्छा, एक चीज जरूर याद करिएगा कि 1833 में टाउन हॉल का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसको ये डेट जरूर आप जो है याद कर लीजिए। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, दूसरा इस स्ट्रक्चर को एक एपिटॉम माना गया और इसी के तर्ज पर 1860 में एल्फिस्टन सर्किल भी जो है यूज किया, जिसका नाम बदल के हॉर्नीमैन सर्किल कर दिया गया था, ठीक है। आप बहुत सारी जब मूवीज देखेंगे तो उनमें आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाएंगे। अब पहली चीज तो उन्होंने न्यू क्लासिकल क्लासिकल एज को ले लिया, दूसरा उन्होंने क्या लिया, उन्होंने आप देख सकते हैं कि दिस इज द एल्फिस्टन सर्कल। वो सारे बच्चे जिन्होंने अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म देखी है और अमिताभ बच्चन को लास्ट में जब गोली लगती है तो इन्हीं सर्कल से वो भागते हैं और जहां पर मोड़ होता है वहां पर उनका बैच गिर जाता है और उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है। एनीवे ये तो बस मैंने आपको याद करने की दृष्टि से बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस तरह से नियो क्लासिकल एज वाली आर्किटेक्चर को लिया गया। दूसरा भाई आर्किटेक्चर क्या है? दूसरा आर्किटेक्चर नियो गॉथिक का। अब नियो गॉथिक की अगर हम बात करें तो नियो गॉथिक स्टाइल में आपको दिखाता हूं कि क्या है। ये है भाई नियो गॉथिक स्टाइल, ठीक है। ये नियो गॉथिक स्टाइल है। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे गगन को चूमते हुए जो है स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर नियो गॉथिक स्टाइल जो बहुत ही एडवांस स्टाइल माना जाता था, वो स्टाइल यहाँ पर जो है यूज किया जाने लगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्टाइल क्या है, तो ये स्टाइल आपको बंबई में दिखाई पड़ेगा। अब ये जब स्टाइल आप देखेंगे तो आप भौचक्के रहिए कि अच्छा, कि ये स्टाइल हुआ करता था। तो ये स्टाइल का जो नमूना है वो है बॉम्बे का रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये है पुलिस मुख्यालय जो उस समय बॉम्बे सेक्रेटेरिएट हुआ करता था। और दूसरी जो चीज है, ये देखिए, इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, ठीक है। और यही आज जब आप देखेंगे तो ये शिवाजी टर्मिनस है, यानी मुंबई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब आप देखिए, जो मैंने आपको पहले वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, पहले वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें भी आप देख रहे थे एक चर्च बना हुआ है और इस चर्च में जो है क्या किया है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनेगी, ये सब देखिए उसी तरह की जो है चीजें हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नियो गॉथिक स्टाइल में ये सारी फीचर्स बने रहते हैं। उसके बाद एक नई चीज देखने को मिलती है कि इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हुए हमारे करोड़पति उस समय के जो भारतीय थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक नई स्टाइल अपनाई और वो नई स्टाइल थी इंडो सार्सेनिक स्टाइल, ठीक है। हालांकि इंडो इंडियन स्टाइल के लिए कहा जाता था, जिसमें इंडियन पैटर्न से जो जितने भी मकान बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे, और सार सैनिक का मतलब था मुस्लिम, यानी इसमें डॉम, छतरी, जाली, आर्क, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। इसका उदाहरण जो दिया गया है वो गेटवे ऑफ इंडिया दिया गया, जो पूरी तरह से इंडिजिनस गुजराती स्टाइल में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, किंग जॉर्ज फाइव यहाँ पर आ रहे थे और क्वीन मैरी आ रही थी 1911 में। 1911 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि इसी समय बंगाल पार्टीशन को रद्द किया गया, ठीक है। और दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नियो क्लासिकल, नियो गॉथिक, ये सारी स्टाइल्स आ चुकी थी। एक तरफ रोमन, एंशियंट रोमन को दर्शाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं भारतीय स्टाइल को भी दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। और इंग्लैंड की इटसेल्फ यूरोपियन पैटर्न में जो रेनेसां के समय में बिल्डिंग दिखाई जा रही थी, उनको भी दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये सब तो भाई हाई फाई लोगों के लिए थे ना, करोड़पति लोगों के लिए थे, आम आदमी के लिए क्या था।
आम आदमी के लिए एक नया स्टाइल बना जिसको कहा गया चौल। चौल सारे लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ा सा जो रेजिडेंशियल एरिया होता है जिसमें एक मेन गेट होता है, कई सारे फ्लोर होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, इसी पे लोग रहते हैं। एक कोने में बाथरूम होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं। यही चौल कल्चर है। और चौल कल्चर डेवलप किसके लिए किया गया? जो सर्विस क्लास थे। ठीक है। यूरोप में इसको फोर्थ क्लास कहा गया। जब हम यूरोप में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो फोर्थ स्टेट क्या था? ये जो कर्मचारी, एक जो सर्विस पर्सन था, जो घर से ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आया करता था। तो रेजिडेंशियल इसका एरिया कौन हुआ करता था? चौल हुआ करता था। यहाँ पर आप जो एक बड़े बहुत बढ़िया बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज द ताज होटल। जो किसने बनाया? जमशेद जी टाटा ने बनाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली घटना ये हुई थी कि उनको यूरोपियन होटल में, ठीक है, यूरोपियन होटल यानी अंग्रेजी होटल में उनको घुसने से मना कर दिया गया था। तो उन्होंने इतना बड़ा अपने लिए होटल बना लिया है ताकि भारतीय इसमें जा सके, क्योंकि उस समय भारतीयों को कहीं भी अलाउ नहीं किया जाता था। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये आपने सुना होगा। तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये जो आर्किटेक्चर हैं, ये हर इतिहास में हर काल को दिखाती है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एक पुराने कल्चर से एक नए कल्चर में हुआ। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से न्यू सिटीज डेवलपमेंट हुई, पुरानी सिटीज की जगह नए कैपिटल्स डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट हुआ, न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है। आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।